नमस्कार, मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज आप लोगों से कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण के उदय के कारण पर चर्चा करूंगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो नगरीकरण हुआ वह प्रथम नहीं द्वितीय नगरीकरण था। वस्तुतः प्रथम नगरीकरण तो हड़प्पा सभ्यता के विकास के दौरान ही हुआ। नगरीकरण के कुछ विशिष्ट तत्व होते हैं, जैसे कृषि अधिशेष, गैर कृषक वर्ग का उदय, घनी जनसंख्या, श्रम का विभाजन या विशेषीकरण, अधिशेष के उत्पादन एवं वितरण हेतु पूर्णकालिक शासक एवं प्रशासक वर्ग, सुव्यवस्थित कर प्रणाली, व्यापार वाणिज्य, बाट माप मुद्रा व्यवस्था, शिक्षित वर्ग एवं लिपि, समुन्नत धार्मिक व्यवस्था एवं स्मारकीय भवन। द्वितीय नगरीकरण के साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य। बौद्ध साहित्य में बुद्धकालीन 6 महानगरों एवं अन्य कई सारे नगरों की चर्चा मिलती है। ये महानगर थे चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत, वाराणसी एवं कौशाम्बी। उत्तरी काले पॉलिस वाले मृदभाण अर्थात NBPW का संबंध प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के शहरीकरण से जुड़ता है। उत्खनन से प्राप्त बस्तियों के ढांचे शहरीकरण का संकेत देते हैं। द्वितीय नगरीकरण के उदय के कारण उत्तर वैदिक काल में हुए परिवर्तनों ने आरंभिक आर्यों के जनजातीय ढांचे को कमजोर कर दिया, जिससे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ और लौह तकनीक के ज्ञान ने कृषि अर्थव्यवस्था को स्थापित कर दिया। सीमित पैमाने पर आंतरिक व्यापार का भी उदय हुआ। इस प्रकार शहरी अर्थव्यवस्था ने द्वितीय नगरीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। लोहे का कृषि में व्यवहार। लोहे के ज्ञान ने आर्यों की अर्थव्यवस्था को क्रांतिकारी रूप से प्रभावित किया। कृषि में लोहे के उपकरणों के उपयोग से उसका विस्तार हुआ और अब लोहे के फाल से गहरी जुताई संभव हो सकी। फलतः अधिशेष कृषि की स्थिति बनी। इस अधिशेष ने नगरों के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। शिल्पों का विकास एवं नए व्यावसायिक वर्ग का उदय। कृषि अधिशेष के कारण अनेक ऐसे शिल्पों का उदय हुआ जिनके शिल्पी कृषि पर आश्रित नहीं थे। अब ईंट निर्माण, मृदभाण निर्माण, वस्त्र निर्माण, चर्म शोधन आदि शिल्पों का उदय हुआ। इसी के साथ धोबी, नाई, दर्जी जैसे नए व्यवसायी वर्ग का भी उदय हुआ। जिन स्थानों पर इन वर्गों का बसाव हुआ वह स्थान बड़े नगर या कस्बे का स्वरूप लेने लगे। नए व्यवसाय के उदय से एक ही कार्य करने वाले व्यवसायियों की बस्ती की स्थापना सुगम हो गई। ये बस्तियां कच्चे मालों की प्राप्ति स्थल के निकट बनाई गई। कालांतर में ऐसी बस्तियां बाजारों एवं व्यावसायिक केंद्रों से नगरों में परिवर्तित हो गईं। व्यावसायिक संगठनों श्रेणियों का उदय। शिल्पों के उदय से कई सारी श्रेणियों का उदय हुआ। शिल्पी इन श्रेणियों में संगठित रहते थे। इन श्रेणी संघों ने उत्पादन एवं वितरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब शिल्पियों के सामानों की मांग दूर दूर तक होने लगी और उनकी आपूर्ति भी आसानी से की जाने लगी।
इससे भी नगरों का उदय हुआ और नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला। सिक्कों का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से चांदी के आहत सिक्के बनने लगे। सिक्कों के प्रचलन ने मौद्रिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। इसका प्रभाव नगरों के उदय पर भी पड़ा। देशी विदेशी व्यापार का विकास। जातक कथाओं में सार्थवाह का उल्लेख मिलता है जो 500 गाड़ियों के कारवां के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाकर सामानों की खरीद बिक्री करते थे। यह व्यापार के विस्तार को प्रमाणित करता है। लंका, बर्मा, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सामूहिक विदेशी व्यापार होता था। इन समुद्र तटों पर अनेक बंदरगाह जैसे भृगुकक्ष, सोपरा, ताम्रलिप्ति आदि का उदय हुआ। इन बंदरगाहों के आसपास की बस्तियां नगरों के रूप में परिवर्तित हो गईं। राजनीतिक परिवर्तन। महाजनपदों के उदय के साथ राजनीतिक सत्ता राजधानी के रूप में राजगृह, वाराणसी, तक्षशिला आदि का उदय हुआ। ये सभी केंद्र सामरिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से बसाए गए थे। ये शिक्षा, उद्योग, व्यापार और धार्मिक केंद्र के रूप में भी अपना महत्व रखते थे। इससे इन स्थलों का महत्व बढ़ा और ये नगर के रूप में विकसित हुए। नए धर्मों का उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन एवं नए धर्मों, विशेषकर बौद्ध एवं जैन धर्मों ने कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन धर्मों में बौद्ध धर्म ने कर्ज, सूदखोरी को जायज़ ठहराया और नगरीय जीवन के प्रति समर्थन व्यक्त किया, जबकि धर्मसूत्रों में सूदखोरी, कर्ज की प्रथा की निंदा की गई है। बौद्ध धर्म की मान्यताएं शहरीकरण की प्रक्रिया में सहायक थीं। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों ने ही ज़्यादातर अपना प्रचार केंद्र नगरों को ही बनाया। फलतः नगरीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। सामाजिक संरचना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आर्थिक परिवर्तनों ने वैश्यों की स्थिति को सुदृढ़ कर दिया और उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बना दिया। वैश्य वर्ग ने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, धन संपत्ति अर्जित की। अब यह वर्ग गांवों से दूर शहरी केंद्रों में रहने लगा और भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं की ओर उन्मुख हुआ, जिससे नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक सभी परिस्थितियों ने नगरीकरण की प्रक्रिया में योगदान दिया। नगरों का उदय किसी एक कारण का परिणाम नहीं रहा, बल्कि अनेक कारणों का योग इसमें निहित रहा। इन सभी कारणों के योग से ही नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तथा इसे द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा से अभिहित किया जाने लगा। कुल मिलाकर द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया का स्वरूप संश्लिष्ट था। धन्यवाद।